हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के वैसे टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आने वाला दिन में आप लोग को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसमें आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी, तो इसके लिए बेनिफिट होगा। ये पार्ट 6 का है। अगला 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, और दूसरा साउंड, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है, इससे कई विगत साल से जो भी क्वेश्चंस बना है उसी का सामग्री है, टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे एग्ज़ाम जो भी होगा, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, लेडी सुपरवाइजर का, CGL का, रेलवे NTPC या SSC का, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। सिंपल सा सवाल है कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रोटॉन्स के प्रभाव को, न्यूट्रॉन्स के प्रभाव को नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, न्यूट्रॉन्स के प्रभाव को नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। प्रोटॉन के प्रभाव को, प्रोटॉन के प्रभाव को क्या विद्युत धारा कहते हैं? नहीं, इसको हटा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें जनरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि विद्युत धारा वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें किसी दिशा में वो बहता है, जैसे वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है। ठीक है, तो इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश का जैसे फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट, इसे कह सकते हैं आप। इसका ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसे एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा का थोड़ा सा डिटेल से यदि स्टडी करेंगे तो विद्युत धारा क्या होता है, वो कौन सा क्वांटिटी होता है। विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध का मात्रा क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑप्शन है एम्पियर, कूलम्ब्स, हेनरी और ओम। आपको पता होगा कि प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू क्या होता है, V/I। ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बटे करंट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसमें हम R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A निकालते हैं। ठीक है, इसमें कांस्टेंट A मानते हैं या रो मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, रो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसका कहना अर्थ होता है कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो किसी भी तार का लंबा भी बढ़ेगा, तो ये डिपेंड करता है, बात उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है, यानी यूनिट पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। एम्पियर किसका था? एम्पियर हमने बात की अभी विद्युत धारा का। कूलम्ब्स किसका था? आवेश का मात्रक। हेनरी किसका था? सॉफ्टवेयर का मात्रक। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घर में पंखा देखे होंगे, बल्ब लगे होते हैं जगह जगह पर, वो कौन से क्रम में लगे रहते हैं? सीरीज में आपको बताना है। क्या वो सीरीज में लगे रहते हैं, क्या वो मिश्रित क्रम में लगे होते हैं, क्या वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, या फिर किसी भी क्रम में लगे होते हैं? ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर यदि आप लोग को मालूम है तो फटाफट आंसर देते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी किस और चल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, घरों में जो लगे हुए पंखे बल्ब रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं? सीरीज समा पहले तो मिश्रित कर्म नहीं होगा। ठीक है, और किसी भी कर्म में तो होता ही नहीं है, मतलब ये कर्म तो होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन है किसी भी कर्म में, ये पहला और सीरीज दोनों में से एक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपको सिर्फ कर्म बताना है कि कौन से कर्म में लगा रहता है, नहीं, ये हमेशा लगा रहता है समांतर क्रम में, ठीक है, सीरीज में नहीं लगा रहेगा, समांतर क्रम में लगा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी तार की त्रिज्या आधा कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, या R इक्वल टू रो बाई ए, रो L इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सॉरी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाए तो R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो किसी भी तार की त्रिज्या को आधा कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तार की त्रिज्या क्या है, तार की यहाँ त्रिज्या क्या है, तार की त्रिज्या मतलब ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो तार की त्रिज्या को आधा कर देते हैं, तार की त्रिज्या को हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/2। तार की त्रिज्या को क्या किया, आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं 2 गुना नहीं होगा, एक मिनट, किसी भी तार की त्रिज्या को आधा कर दिए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है, प्रतिरोधी धारा को दृष्टि धारा में बदल जाता है। प्रतिरोधी धारा मतलब होता है डीसी और दृष्टि धारा मतलब होता है एसी। एक मिनट, प्रतिरोधी धारा पूछ रहा है मतलब एसी पूछ रहा है, ठीक है, और दृष्टि धारा मतलब होता है डीसी, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। तो प्रतिरोधी धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, निम्न होता है, असीमित होता है या उच्च होता है। तो एक किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, वो होगा शून्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, कॉपर का, आयरन का, लेड का, टंगस्टन। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। विद्युत का जो बल्ब होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है, तो आप बताइएगा 3000 से लेकर 3000 से लेकर कितना होता है 3500 डिग्री, 3000 से लेकर कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऐसे में आपको पूछा जाए कि फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है 3000 से 3500 डिग्री टेम्परेचर होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा किससे इकाई है, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का, ऊर्जा का और विद्युतीय विभव का। क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ठीक है। विद्युतीय ऊर्जा का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। हम लोग जानते हैं जहाँ वाट लगे, जहाँ वाट आपको दिखाई दे, वाट, किलोवाट, HP, हॉर्स पावर, ये क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक होगा। विभवांतर किसका होता है, वोल्ट का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतीय विभव भी होता है वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन विद्युत ऊर्जा कहीं कहीं जहाँ आपको विद्युत ऊर्जा दिखाई दे तो वहाँ पर हो जाएगा किलोवाट, वाट सेकेंड, ठीक है। तो ये सब और जूल, ये सब किसका यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा भी आपको कहीं कहीं दिखाई दे, ठीक है, किलोवाट घंटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, विद्युतीय ऊर्जा का ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक सवाल ये पूछता है आपसे कि 1 किलोवाट, यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितने वाट के बराबर होते हैं या कितने जूल के बराबर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगा? 1 यूनिट का, 0.1 यूनिट, 10 यूनिट का, 100 यूनिट का। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। एक न्यूमेरिकल सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को सिर्फ समझना है कि जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि क्वेश्चंस का आंसर यदि आप मतलब क्वेश्चंस दिया गया है आपका ऑप्शन से पता चलेगा कि मतलब ऑप्शन यदि आपको क्वेश्चंस पता है कि क्या दिया हुआ है गिवन दैट फाइंड आउट द वैल्यू। तो 100 वाट यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है 100 वाट यहाँ पर क्लियर है। और कितने घंटा चल रहा है? 10 घंटा चल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कितने यूनिट होता है, तो किलोवाट घंटा से इसको मेजरमेंट करते हैं, किलोवाट घंटा से इसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 वाट इंटू घंटा होता है, ये वाट इंटू घंटा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाट घंटा। अब बट्टे किलोवाट से मेजरमेंट करेंगे तो नीचे में लिखेंगे 1000 वाट, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 यूनिट आएगा, ठीक है 1 यूनिट इसका आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो है एकांकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। एकांकृत मतलब होता है इंटीग्रेट सर्किट। इंटीग्रेट सर्किट में जो सेमीकंडक्टर का जो चिप होता है वो किससे बना होता है, ठीक है वो क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कैल्शियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का, SI का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई लंबा कर दी जाए, किसी भी प्रतिरोधक तार का लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो किसी भी तार की लंबाई भी बढ़ेगा। बट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता तो किसी भी तार के जो एरिया था, क्षेत्रफल था, ठीक है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चंस में करवाए थे कि किसी भी प्रतिरोध के तार की लंबाई को दोगुना कर दी जाए, तार की त्रिज्या को दोगुना हो रहा था। त्रिज्या मतलब वहाँ पर एरिया, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का स्क्वायर। मीटर को मेजरमेंट करते हैं ना, लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई को दोगुना कर रहा था, 4 गुना हो जा रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी प्रतिरोध के तार की लंबाई, तार के लंबा कर दी जाए। तार है क्या? यहाँ पर लंबा है, तो लंबा क्या होता है? तार की लंबाई मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मतलब तार की लंबाई L है और R क्या? रेजिस्टेंस है। तो यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका तार की लंबाई भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो तार की लंबाई भी घटेगा। रेजिस्टेंस को दोगुना कर दिया है, तार की लंबाई भी दोगुना होगा। लंबाई को दोगुना कर दी जाए, किसी भी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी दोगुना होगा। लेकिन यहाँ पर यदि त्रिज्या पूछा जाता है, किसी भी तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या डिपेंड करता है आपके एरिया पर, ठीक है कितना एरिया है, ठीक है उसका रेडियस। तो ये जो है इन्वर्सली होता है, यानी R = 1/A मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर एरिया के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ लंबाई के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 13 यदि 2 विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल्ब का मान क्या होगा? 2 आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर एक Q आवेश है, ठीक है प्लस है, और दूसरा जो है -Q आवेश है। इसके बीच में जो है R एक डिस्टेंस दूरी पर कोई वस्तु है, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में क्या है? R डिस्टेंस पे कोई भी R डिस्टेंस पे कोई दूरी पर कोई R है, मतलब ऐसे रख दिए कि 2 आवेशों के बीच में कोई डिस्टेंस दूरी पर है, उसके बीच में R है, ठीक है। तो आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिए, मध्य की दूरी को R को क्या किया जाए? आधा कर दीजिए 1/2। तो ये आधा हो जाएगा, तो उसके विद्युत बल्ब का मान क्या होगा? तो उसके विद्युतीय बल्ब का मान क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 2 आवेशों के मध्य को इस प्रकार से किया जाए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, विद्युत बल्ब का मान क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? F जो होता है यहाँ पर फोर्स जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है Q1 Q2/R²। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +Q × -Q, ठीक है, या Q1 Q2 इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई R²।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्य की दूरी को आधा कर दिया है, तो एफ बल क्या होगा, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r²। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है कि मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, इसकी दूरी को आधा कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर 1/2 इस प्रकार से स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2, इसको आधा कर दिया आप, आधा कर दिया ना, इसको आधा कर दिया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये यहाँ ऊपर में 4 आ जाता है, r² आ जाता है, ठीक है यही ना। मध्य की दूरी का आधा कर दिया आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फोर्स क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आमने सामने वाला जो भी पार्टिकल्स रहेगा, जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो भी क्वांटिटी रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। कितनी गुना होगा, अच्छा उनके मध्य बल के मान कितना होगा, तो यहाँ लिखा आधा हो जाएगा, 2 गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यदि गुना में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 आया, तो कितना गुना आया 2 का स्क्वायर, 2 गुना है ना, या 2 × 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, किसी भी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसमें, आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य है। किसी भी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो होता है वो कहाँ रहता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश रहता है, कहाँ रहता है इसका आंसर, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं आंतरिक पृष्ठ में नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप गुलाम सलाह भी लेके चलते हैं, तो हम लोग क्या देखें कि एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था Q1 Q2/r² था। तो दोनों चार्ज जो होता है वो क्या था फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी चार्ज यदि बढ़ रहा है, चार्ज के मान यदि हम 1 2 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स भी उतना ही लग रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाहरी पृष्ठ पर क्या लग रहा था, ठीक है। तो संपूर्ण आवेश क्या होता है बाहरी पृष्ठ होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 में, इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और ऑसियम, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर कौन नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, तो देखिए जर्मेनियम तो है, Ge जिसको बोलते हैं, जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है, सेलेनियम भी है, ठीक है, सेलेनियम भी है। लेकिन आर्सेनिक जो है यहाँ पर वो है उप धातु, क्या है यहाँ पर उप धातु है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं है पूछा इसलिए हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है साउंड से क्वेश्चंस है, हमने 15 क्वेश्चंस हमने देखा अभी। इलेक्ट्रिक करंट से जो भी इम्पोर्टेंट था सारा चीज़ डिस्कस कर लिए, ठीक है। विद्युत धारा का मान जो है जो भी वैल्यू होगा वो स्पीड ऑफ करंट के जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होगा 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर होता है, ठीक है। ये हमेशा धनावेश से होके धन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रभावित करता है। सारा चीज़ हमने देखा, विद्युत फ्यूज टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ देखिए। अब जो है क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे किसका, साउंड से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला कि ध्वनि का विज्ञान यानी ध्वनि के अध्ययन के क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई स्टडी करते हैं ना किसी चीज़ का, जैसे आपका मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसी प्रकार ध्वनि का विज्ञान क्या है या ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है एकॉस्टिक्स, हेरोलॉजी, पोमोलॉजी और डेमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी होते हैं फल के अध्ययन को, क्या होते हैं फल के अध्ययन को हम लोग करते हैं, फल का जो स्टडी किया जाता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको पोमोलॉजी कहते हैं। डेमोलॉजी तो झाड़ी का जो अध्ययन होता है उसको, ठीक है। और एकॉस्टिकोलॉजी जो होता है वो होता है ध्वनि विज्ञान या ध्वनि के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कहा है कि ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, जल में, द्रव में और गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में, सॉलिड में होता है। किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड में होता है।
किस में कितना होता है तो 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, जैसे आप लोग जानते हैं यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। पहले होता है सॉलिड में ध्वनि की चाल, उसके बाद होता है आपका लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में। तो ये कर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में इस प्रकार से कर्म रहता है। ध्वनि की चाल जो होता है सबसे ज़्यादा 332 मीटर पर सेकंड किस में होता है, 332 मीटर पर सेकंड जो होता है वो आपका सॉलिड में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ध्वनि की चाल किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी साउंड का जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन है ताप पर, टेम्परेचर पर, माध्यम पर, किसी भी मीडियम पर, दाब पर, प्रेशर पर, और ह्यूमिडिटी पर जिसको बोलते हैं आर्द्रता पर। चलिए इसका आंसर दीजिए। नहीं, ध्वनि के ताप नहीं, ध्वनि की चाल जो है ताप पर प्रभाव पड़ता है। अब क्यों पड़ता है, देखिए माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, इसलिए ताप पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं करता है, ये पूछ रहा है। आर्द्रता भी करता है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है, क्योंकि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है, जैसे आपको पता है। इसका मतलब आर्द्रता पर भी ये डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि का चाल वो तरंग भी बदल जाता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं माध्यम पर भी डिपेंड करेगा। बिना माध्यम में ध्वनि का चाल स्पीड वो गमन नहीं कर पाएंगे, माध्यम नहीं रहेगा, आप सुन नहीं सकते हैं किसी की बातों को, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना इसका मीडियम की आवश्यकता होती है। बट साउंड लाइट में जब हम लोग पढ़ते हैं लाइट में, तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती लाइट में। लेकिन साउंड में जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए क्योंकि जो साउंड होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो ध्वनि की चाल जो है और उसका तरंग बदल जाता है, जबकि फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है। ये हम लोग पता है। और विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होता है, ये भी हम लोग को पता है। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया 332 मीटर पर सेकंड क्या है, किस में होता है, एयर में होता है, वायु में, ठीक है, एयर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस क्वेश्चन पर यहाँ पर डिस्कस किए कि ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है ठोस, जल और द्रव ये सब में। तो 332 मीटर पर सेकंड जो अभी आप लोग नोट किया ना, तो याद रखिएगा ठोस में नहीं होता है, ठीक है, एयर में होता है इसमें, ठीक है, एयर में होता है। इसको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ध्यान से रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 332 मीटर पर सेकंड जो होता है एयर में होता है। अब ठोस में होता है सबसे ज़्यादा, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ठोस में होता है 51, ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 5130 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड होता है ठोस में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 332 मीटर पर सेकंड एयर में होता है, यानी वायु में होता है, ठीक है। जल में कितना होता है ये भी आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, 1483 मीटर पर सेकंड, 1483 मीटर पर सेकंड होता है आपका जल में, ठीक है। जी हाँ, लिक्विड में लिखिए 1213 मीटर पर सेकंड, जी हाँ। और गैस में लिखना चाहते हैं तो गैस में भी आप लिख सकते हैं, 260 मीटर पर सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 260 मीटर पर सेकंड होता है। ये सारा चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि का तीव्रता मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन है डेसिबल, अर्ग, हर्ट्ज और रैम। आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, मतलब तीव्रता, जिसको बोलते हैं हम लोग तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। माध्यम में किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तक के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। यानी ध्वनि की तीव्रता जो होगा ना, उसे हम मात्रक बेल से भी डिनोट करते हैं,
डेसिबल से भी उसको मापा जाता है, ठीक है। सबसे यदि देखा जाए, बेल एक सबसे बड़ा मात्रक होता है ध्वनि का। डेसिबल ऐसे आमतौर पर प्रयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता शोर से दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है, यानी इन्वर्सली होता है, और आयाम यानी एम्पलीट्यूड के वर्ग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी किसी भी माध्यम में ध्वनि का चाल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब ये डिपेंड करेगा कि माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाले ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक मिनट अगला क्वेश्चन 20 है। चंद्रमा पर ध्वनि का वेग क्या होगा। चंद्रमा पर ध्वनि का वेग पूछ रहा है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन मून। क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन मून, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन मून, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन मून पूछ रहा है। पृथ्वी के बराबर, अनंत के बराबर, पृथ्वी से तेज या शून्य। तो चंद्रमा पर ध्वनि का वेग, देखिए वेग जो है डिपेंड करता है, जहाँ एयर रहेगा वहाँ स्पीड ऑफ साउंड रहेगा, जहाँ एयर नहीं रहेगा वहाँ थोड़ा सा कम रहेगा, और जहाँ एयर है नहीं रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इन्फिनिट रहेगा, ना के बराबर रहेगा, तो वहाँ नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर माध्यम नहीं है, जहाँ माध्यम नहीं रहेगा वहाँ स्पीड ऑफ साउंड काम नहीं करेगा। माध्यम रहेगा तभी आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु की, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का वेग गमन करता है, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा पर किसी प्रकार से माध्यम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में काम करता है। समुद्र में कोई भी चीज़ डूबा हुआ है, ठीक है, जैसे टाइटैनिक डूबा है, उसका भी अभी तक रिसर्च चल रहा है, खोज चल रहा है, लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो एयरक्राफ्ट होता है, जहाज होते हैं जो समुद्र में किसी बस से टकरा के गिर जाते हैं, या जो समुद्री जहाज होते हैं किसी बस से टकरा के वो नीचे चला गया, उसका भी खोजा जा रहा है। और समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में भी सर्च किया जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रडार, टेलीफोन, टेलीस्कोप, सोनार और पेरिस्कोप। पहले तो पेरिस्कोप नहीं होता, ये ऊंचाई को मेजरमेंट करता है, किसी वस्तु की ऊंचाई को कितना मेजरमेंट करता है, ये पेरिस्कोप। राडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन है, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। टेलीस्कोप क्या होता है, ये आपका तारे, स्टार को मेजरमेंट करता है, स्टार के, ठीक है, मापता है या देखा जाता है, ठीक है। सोनार से क्या करता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की सर्व सीमा क्या है। मनुष्य की सर्व सीमा क्या है। सर्व सीमा मतलब जानते हो, ऑडियोबल वेव उसको बोलते हैं, ऑडियोबल वेव, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि साउंड का जो होता है ना, उसमें दो तरह से होता है, एक ऑडियोबल होता है, एक होता है, दो तरह से नहीं होता है, ऐसे तो जनरली तीन तरह से होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है ऑडियोबल वेव, और एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऑडियोबल जो होता है उसका जो रेंज है 20,000 से शुरू होगा, हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज क्या इसका यूनिट है, तो आवृत्ति का यूनिट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। तो 20,000 से शुरू होगा, 20 से शुरू होगा 20,000 तक, 20,000 तक हर्ट्ज तक शुरू हो जाए, ये ऑडियोबल होता है, ठीक है। ऑडियोबल के बाद आता है, पहले आता है आपका 20 तक। आपसे यदि पूछेगा कि 20,000 से नीचे यदि रहेगा तो वो कौन सा वेव होगा, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, जिसको बोलते हैं हिंदी में अवरक्त या अश्रव्य, उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। किसको बोलते हैं, उसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। उसके बाद 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होगा तब। यदि 20
1000 है या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा, तो हो जाएगा वो ऑडियोबल वेव। क्या हो जाएगा? ऑडियोबल वेव हो जाएगा। ऑडियोबल वेव मतलब होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से यदि कम रहेगा तो वह हमारे कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। इस प्रकार के तरंग को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। और यहाँ तक क्लियर हो गया? 20,000 से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे होगा तो अश्रव्य तरंग होगा, हमारे कान सुनेगा नहीं। 20 हर्ट्ज से ऊपर से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा तो ऐसे में फ्रिक्वेंसी को हमारे कान जो है सुन सकता है, जिसको हम लोग ऑडिबल वेव कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। और यदि 20,000 हर्ट्ज से भी प्लस होगा, उससे ज़्यादा होगा, 20,000 से भी ज़्यादा, तो ऐसे तरंग को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। हिंदी में बोल जाता है इसको पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु इसे जानवर सुन सकता है, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ आदि इसे सुन सकता है। इस तरंग को गल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न होती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन इसमें भी ये पूछता है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसका यूज कहाँ होता है? तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग होता है। कीमती के कपड़े, वायुयंत्र तथा घड़ियों की पुर्जों को साफ करने में भी होता है। गठिया रोग के उपचार में भी अल्ट्रासोनिक वेव होता है। मस्तिष्क के ट्यूमर को भी पता लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। मनुष्य के श्रव्य तरंग क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया। मनुष्य जो सुन सकता है, श्रव्य सीमा क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। 20 से 20,000, 20,000 कहाँ है? ये तो 2,000 है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हड़बड़ी से नहीं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, मारिएगा क्वेश्चन। 20,000, 20 से हर्ट्ज से शुरू होगा और 20,000 तक जाएगा, तो उसे हम मनुष्य जो है सुन सकते हैं। अगला जो है, रेडियो तरंग की खोजकर्ता कौन है? आंसर है, ऑप्शन क्या है? रॉन्टाइजन, मार्कोनी, हर्शले, बेक्रूल। तो रॉन्टाइजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। रुकिए एक मिनट। रॉन्टाइजन होता है एक्सरे, रेडियो तरंग पूछा जा रहा है। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? ठीक है, तो बेक्रूल तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। रेडियो तरंग की खोज हर्शले, मार्कोनी, रॉन्टाइज ने एक्स किरण की खोज किया था। एक्स किरण की खोज किया था, ठीक है। मार्कोनी, हर्शले, बेक्रूल, रेडियो तरंग, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो तरंग की खोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन से, एक्स किरण की खोजकर्ता कौन है? तो रॉन्टाइजन हो जाएगा, अभी बताएं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सोनार का उपयोग किया जाता है नेविगेशन में, वेरिफिकेशन में, एविगेशन नहीं, नेविगेशन, ग्रेविएशन नहीं, नेविगेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 है, अंतरिक्ष में जाने वाला किरण कौन सा है? ध्वनि तरंग, गामा किरण, बीटा किरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो है किरण कौन सा है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला किरण कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। अंतरिक्ष में जाने वाला किरण कौन सा है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग, जिसको हम बोलते हैं साउंड वेव। दूसरा है गामा किरण, तीसरा है बीटा किरण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण, गामा किरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा। इसको गामा से इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब जो अंतरिक्ष में जाती है किरण, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसका होता है, ठीक है, मतलब भेदन क्षमता किसका होता है? तो आप बोलिएगा गामा किरण का। आयनिंग क्षमता पूछेगा तो हो जाएगा बीटा किरण का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? गामा किरण।
उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटा किरण। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा किरण। पहले गामा आ जाएगा भेदन क्षमता में, बीटा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अल्फा आएगा। ठीक है, इसका क्रम भी याद रखिएगा। अगला 26 क्वेश्चन नंबर 27 आ गया था ना, 26/7, कोई बात नहीं, 6 आ जाते हैं कि हम किसी भी परिचित को बिना देखे इसकी आवाज़ किस गुण के कारण पहचानते हैं। मतलब हम किसी व्यक्ति की पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका आवाज़ को हम जान रहे हैं, और यदि हम उसको भेंट कभी किए हैं या जानते हैं, लेकिन उसको हम जानते हैं किस प्रकार से ये बोली, क्योंकि बोली सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और यदि आप किसी व्यक्ति को देखे नहीं हैं लेकिन आवाज़ से आप कैसे पहचानेंगे यदि वो बोल रहा है कहीं, तो उसे हम प्रबलता से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 27 के बाद 6 आ गया था, तो अभी 28 देख लेते हैं। राडार में प्रयुक्त तरंग कौन सा होता है, परावर्तित तरंग, आवर्त तरंग, रेडियो तरंग और पराबैंगनी तरंग। राडार में पूछ रहा है कि कौन सा तरंग का प्रयोग होता है राडार में। अभी हमने बोला था राडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो राडार में कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरण नहीं होगा, आवृत नहीं होगा, परासर भी नहीं होगा। ठीक है, 29 क्या हो गया, ध्वनि का तत्व, तरत्व लिखना चाहिए, यहाँ पर तात्व लिख दिया है, तरत्व, तरत्व। तरत्व को बोलते हैं पिच। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए कि ध्वनि का जो तारत्व होता है जिसको बोलते हैं पिच, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आपका आवृत्ति पर जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा है तीव्रता पर जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी पर, तीसरा जो है आपका वेग है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी पर, और चौथा जो है आयाम एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे ही यदि क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि का तारत्व पिच अधिक होता है तो शोर पर ज़्यादा, जितना अधिक शोर होगा उतना ही उसका क्या होगा, पिच होगा। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पिच किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच किस पर निर्भर करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी माध्यम ध्वनि का चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है तो पिच पर यह निर्भर नहीं करेगा, इसलिए अच्छा यहाँ पर निर्भर करता है लिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक मिनट तारत्व पूछा ना, तारत्व पिच पूछ रहा है। ठीक है, निर्भर करता है, निर्भर तो ये आवृत्ति पर तो निर्भर नहीं करता है, ध्वनि का ध्वनि का जो चाल है, स्पीड ऑफ साउंड जो है ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो हट जाएगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर तीव्रता है, वेग है, वेग तो हटा दीजिए, वेग भी नहीं होगा, बचा है तारत्व और आयाम। ठीक है, तारत्व और आयाम यहाँ पर बचा हुआ है। तो ध्वनि का लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड, सबसे पहले जानिए। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक है, प्रबलता होता है जिसको हम लाउडनेस बोलते हैं, दूसरा क्या होता है तारत्व होता है जिसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, ध्वनि का यह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि का मोटी या पतली करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो होता है किसी माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन तारत्व यदि होगा तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही डिपेंड करता है कि ध्वनि का साउंड जो है पतला है या मोटा है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व भी अधिक होगा। सही था, सही है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सही था, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया है, स्पीड ऑफ यहाँ पर नहीं पूछा गया। ठीक है, तारत्व यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड किसी भी माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड नहीं पूछा गया है। स्पीड ऑफ साउंड किसी माध्यम में पूछा जाता तब आता, आप फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया तारत्व यानी पिच पर। तो पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि यदि ध्वनि का साउंड जो होता है कहीं ना कहीं पिच यदि बढ़ रहा है तो यानी इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ध्वनि पतली होती है
और यदि फ्रीक्वेंसी यदि कम हो रहा है तो तारतम्य भी कम हो जाएगा। यानी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, ठीक है, बाकी सब आप लोग को मालूम है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30 कि साधारण बातचीत में ध्वनि का तीव्रता साउंड ऑफ इंटेंसिटी होती है। यानी साधारण बात कर रहे हैं आप, नॉर्मली किसी से बात करें साधारण, तो ध्वनि का जो तीव्रता होगा, इंटेंसिटी होगा, वो कितना होगा, 20 से 30 डेसिबल होगा, या 30 से 40 डेसिबल होगा, 50 से 60 डेसिबल हो गया, या 90 से 100 डेसिबल का होगा। साधारण यदि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल सा है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, साधारण यदि आप वार्तालाप कर रहे हैं, मशीनिंग से अलग होता है, ठीक है, वो हैवी आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि यदि आप साधारण बात कर रहे हैं, जनरली बात करते हैं जैसे, तो साउंड ऑफ इंटेंसिटी होता है 30 से 40 डेसिबल का होता है, 30 से 40 डेसिबल का, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछे गए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए शोर और श्रोता के बीच में कितना न्यूनतम दूरी होगा, तो याद रखिएगा 16.6 मीटर का, यानी 17 मीटर का कम से कम होना चाहिए। फीट में यदि पूछा जाएगा तो 56 फीट का होना चाहिए। किसी भी ध्वनि को आप सुन रहे हैं तो कान पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कोई वार्तालाप कर रहा है तो उसको यदि आप कैच कर लेते हैं या कैच कर लेता है हमारे कान, तो उसको कितना सेकंड तक लोड कर रखता है, तो 1/10 सेकंड तक, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ध्वनि के अपवर्तनांक के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। जैसे आप देखते होंगे वार्तालाप बहुत सारा होता है दिन में, ठीक है, पेड़ हो गया, पशु पंछी, ठीक है, पहाड़ पर्वत, जब आप ध्वनि अब आप साउंड बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टकरा के वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और कई तरह से जो है वुमेन मैन जो है आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है, अपने कामों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, अपनी संसार सामाजिक। तो इस प्रकार से ध्वनि जो होता है वो कम आपको दिन में सुनाई देगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी कोई ना कोई अपने काम पर वार्तालाप करते रहते हैं, ठीक है। कोई कुछ काम पर कर रहे हैं, कोई कुछ कहीं जा रहे हैं, तो उसके अपेक्षा जो रात में होते हैं वो शांत रहते हैं सब कोई, ठीक है, अपने अपनी क्या रहते हैं, दिन भर में काम किया रहते हैं और रात में वो थकावट के कारण जो है रेस्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वातावरण भी साफ रहता है। ऐसे में ध्वनि का जो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वो ध्वनि की अपेक्षा क्या कहा गया है कि ध्वनि जो होता है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। जितना आपको दिन में नहीं सुनाएंगे उतना आप रात को सुनाई देगा, तो इसे यही कारण है इसका, ठीक है। क्वालिटी क्या होता है ये भी याद रखिएगा, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, कि ध्वनि का वह लक्षण होती है जिसके कारण से हम समान प्रबलता मतलब लाउडनेस, और समान तारत्व मतलब पिच, ध्वनि के अंतर प्रतीक होता है। ध्वनि का गुणवत्ता समानार्थी स्वर की संख्या और उसके अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो, और यदि आप लोगों को इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो नीचे दिए अकाउंट पर लिखिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से लगातार आपको जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे और एग्ज़ाम में आपका एक बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे और एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू।